Morning, everyone. Hope you all are doing very well. And welcome back to the session. Yes, कल हमारी क्लास नहीं आई थी कुछ रीजन से, जिसकी वजह से हमारी कल के सेशंस क्लास नहीं आ पाई थी. बट टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद अनदर चैप्टर और हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था. होपफुली आप लोगों ने सारी वीडियोस को देख लिया है, समझा है. जहां भी कोई कंफ्यूजन हो प्लीज बताइए उसको. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, इंडियन यूनियन बजट. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है एंड बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है मुझसे. तो इसमें कुछ रटने वाला नहीं है, कुछ याद करने वाला नहीं है. अगर आप सभी ने बजट के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है. तो जिसको आप लोग, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी न्यूज देखते हैं, इकोनॉमी की चीजों को फॉलो करते हैं, कंट्री में होने वाले चेंजेस को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को बजट के बारे में पता होगा. एंड इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों के कोर्स करिकुलम में, स्कूल के कोर्स करिकुलम में भी ये चीज रही होगी. एंड मोर ओवर दैट, अगर आप लोग थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो इंडियन यूनियन बजट के बारे में तो हर किसी को पता होगा. तो आई एम प्रीटी श्योर कि इसको इस तरीके से तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बजट होता क्या है. बट स्टिल ऑब्वियसली हमारे चैप्टर का पार्ट है, तो बजट के बारे में हम जरूर बताएंगे. बट बजट होता क्या है, आई डोंट थिंक कि वो किसी को भी समझाने की जरूरत है. बट फिर भी हम लोग बेसिक तो समझ ही लेते हैं कि जैसे हमारा अपना पर्सनल हर चीज को करने का, हर चीज में को स्पेंड करने के लिए हमारा अपना एक बजट होता है, उसी तरह इंडिया में भी हर काम को करने के लिए, हर एक खर्चे को करने के लिए, हर एक एक्टिविटी को करने के लिए गवर्नमेंट एक बजट डिसाइड करती है कि इतना पोर्शन, इतना बजट इस पर्टिकुलर एरिया के लिए. अब सिंपल सोचो ना, अगर आपकी जेब में आज की डेट में 10 रुपए हैं, आपके पास सपोज कर लो आपकी इनकम 10 रुपए की है, आपको खाने पे भी खर्च करना है, आपको अपनी एजुकेशन पे भी खर्च करना है, आपको ट्रैवलिंग पे भी खर्च करना है उसको, आपको अपना हाउस होल्ड क्योर्स के लिए भी उसको खर्च करना है. जब तक आप इस 10 रुपए को पूरी तरीके से प्रॉपर एलोकेशन नहीं करेंगे, इसका आप प्रॉपर एलोकेशन नहीं करेंगे, आपको लगता है कि ये आपने अगर पूरा पूरा 10 रुपए खाने पे खर्च कर दिया, तो आपकी एजुकेशन, आपकी ट्रैवलिंग, आपका हाउस होल्ड क्योर्स या कोई भी आपके हेल्थ के ऊपर आपको खर्च करना है, तो ये वो एरिया है जो आपके कहीं ना कहीं तो आपकी लाख हो जाएंगे ना. यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो लाख हो जाएगी. सिमिलरली अगर आपने ये पूरा पूरा पैसा अपनी एजुकेशन पे लगा दिया, तो किसी को अगर आपको हेल्थ पे जरूरत पड़ेगी तो आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा. तो इसीलिए जो भी आपके पास अमाउंट है इस टाइम पे, जो भी आपके पास पैसे हैं, आप उसको ना कहीं एलोकेट करते हैं कि मैं 2 रुपए फूड पे खर्च करूंगा, 4 रुपए एजुकेशन पे खर्च करूंगा, 2 रुपए ट्रैवलिंग पे खर्च करूंगा, 2 रुपए हाउस होल्ड पे. उसके बाद कुछ ना कुछ आपको अपने पास अपने बजट के लिए भी, यानी कि अपने बजट, या हम कह सकते हैं अपनी सेविंग्स के लिए भी तो रखना होगा, अपने फ्यूचर सेविंग्स के लिए भी तो रखना होगा. तो वो पैसा आप यहाँ पे निकाल के 1 रुपए मैं फ्यूचर सेविंग्स के लिए रखा, तो आपने क्या किया, अपने अपने पास जो पैसा था, जो बजट था आपका, आपने उसको अलग अलग मैटर्स पे क्या कर दिया, एलोकेशन कर दिया. यही चीज इंडियन गवर्नमेंट भी करती है. यही चीज अब किसी कंट्री में, कोई भी कंट्री हो, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो, हर एक कंट्री का अपना एक बजट होता है. हर एक कंट्री का अपना एक बजट होता है. बजट का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि हर एक कंट्री की अपनी एक लिमिट होती है एक्सपेंडिचर्स की, लिमिट होती है एक्सपेंडिचर्स की, एक रिसोर्सेस होते हैं इनकम के, रिसोर्सेस होते हैं इनकम के. तो जब कंट्री उस इनकम यानी कि एक्सपेंडिचर्स को अपने डिसाइड करती है, तो हमारी चीजें पता चलती है कि हमारा बजट कितना है, हमें किस सेक्टर में जाके कितना खर्च करना है. तो ठीक है, ये बजट कौन एलोकेट करता है, कैसे एलोकेशन होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. आप सभी ने सुना होगा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है आज की डेट में, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन. शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एवरी 1 ऑफ फरवरी को आपने देखा होगा, एवरी 1 ऑफ फरवरी को आपने देखा होगा, ये एक ब्रीफ केस लेके आती है, एक ब्रीफ केस लेके आती है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, एंड जिसको ये ओपन करती है एंड रीड करना शुरू कर देती है. ये ब्रीफ केस में जो डॉक्यूमेंट है ना, दिस इज द बजट ऑफ इंडिया, दिस इज द बजट ऑफ इंडिया, जिसमें आपके हर एक सेक्टर की, आपके हर एक सेक्टर की, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो,
चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो या कोई अदर सेक्टर हो, उन सबके बारे में कुछ ना कुछ बजट एलोकेट होता है, कुछ ना कुछ बजट एलोकेट करके आते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू में से। भाई ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में से कुछ ना कुछ ही, नहीं कह सकते गवर्नमेंट के खजाने से कुछ ना कुछ हर एक सेक्टर को यहाँ पे मिलता है। सो दिस इज अ यूनियन बजट। ठीक है। सो एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी आपको ना इस डॉक्यूमेंट को या इस पर्टिकुलर इस डॉक्यूमेंट को ना सिर्फ इस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है कि हाँ भैया आज के डेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी आई, उस या कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस आई, या कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी आई और उसने अपना एक पिटारा खोला और उस पिटारे में से इस सेक्टर को ये बांट दिए। नहीं, आपको सिर्फ इस पॉइंट से नहीं देखना, आपको इसको समझना है फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट से, आपको इसको समझना है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट से, क्योंकि ये बजट आम लोगों के लिए तो, कॉमन मैन के लिए तो सिर्फ एक एक बजट है, एक आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ या आप रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। लेकिन एज अ कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग ये बताएगा कि आप अगर किसी कंपनी में जा रहे हैं, आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, पर आपका एमडी आता है और वो कहता है भाई देखो हमारे पास से 1200 करोड़ की टोटल रेवेन्यू पिछले साल जनरेट हुआ है, 1200 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल आप हमें बताइए कि किस इस पूरे 1200 करोड़ को हम कहाँ कहाँ स्पेंड करें जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, इसलिए ये चीज आपको पढ़ाई जा रही है यहाँ पे। तो अगर आपको ये अगर कंट्री का बजट अगर आप समझ लेंगे ना, कंट्री का बजट समझेंगे कि किस बेसिस पे इसका एलोकेशन हो रहा है, तो आप अपनी जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे और आप एक कंपनी के बोर्ड के सामने जाओगे और आपका बोर्ड बोलेगा कि हमारे पास इतना टर्नओवर था, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना रेवेन्यू है जो कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को लगाना है, अब आप बताइए कि इस रेवेन्यू को हम स्पेंड कैसे करें। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको वहां पे फाइनेंशियल प्लानिंग करके देना होगा, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप समझें कि बजट डिसाइड कैसे होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देखें, आर्टिकल नंबर 112 में इंडियन बजट के बारे में दिया होगा, इंडियन बजट के बारे में आर्टिकल नंबर 112 में दिया, बट याद रखिए कि यहाँ पे आपको बजट वर्ड नहीं मिलेगा, आपको वर्ड क्या मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी एनुअल फाइनेंस, ये वर्ड है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलेगा बजट को लेके, जहां पे ये बोला गया है कि एवरी ईयर हर एक गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मतलब जो भी आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनको इंडिया का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है, पार्लियामेंट में क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, विच इज कॉल्ड एज यूनियन बजट। होपफुली यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हम यूनियन बजट की डेफिनेशन को देखते हैं, ऑब्वियसली वैसे कोई डेफिनेशन कहीं नहीं दी गई है, बट जनरल डेफिनेशन इंडियन यूनियन बजट की ये कि ये क्या होता है, ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती हैं एवरी ईयर फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि फर्स्ट जो कि स्टार्ट होता है फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, 31 मार्च के बीच में। ठीक है, ये आपका इंडियन बजट होता है। होपफुली ये क्लियर है, और याद रखिएगा कि फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है बजट, कभी भी कैलेंडर ईयर के लिए नहीं होता है, हमेशा फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। अब बजट में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, बजट को टोटल अगर आप देखो बजट को, तो बजट को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 9 पार्ट्स में डिवाइड, और ये पता है ये बहुत ही बेसिक, अगर आप लोग थोड़ा सा अपने बजट को समझोगे ना, आप इंडिया के बजट को समझोगे ना, तो ये जितनी चीजें मैं बता रही हूँ ना, इसको आप पूरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कितना बेसिक चीजें हैं।
फिर आपको चैप्टर ही नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आप यहाँ पे समझ लो, जितनी देर का ये लेक्चर है उसको एक बार अच्छे से समझ लो, पूरा बजट का चैप्टर आपका रिवाइज़ हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है बजट की स्पीच। क्या आती है? बजट स्पीच, जिसमें क्या आपकी फाइनेंस मिनिस्टर क्या करती है, फाइनेंस मिनिस्टर आती है यहाँ पे और वो आपकी हाईलाइट करती है गवर्नमेंट की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की जो भी फिस्कल मेजर्स हैं, प्रायोरिटीज़ जो भी हैं, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बताती हैं, गवर्नमेंट की फिस्कल बेनिफिट्स के बारे में बताती है, जो भी उनकी फिस्कल मेजर्स है उसके बारे में बताती हैं, जो भी आपकी प्रायोरिटीज है अपकमिंग इवेंट्स में, अपकमिंग ईयर में आपकी जो प्रायोरिटीज उसके बारे में बताती हैं। ठीक है, एंड स्पीच में आपका ओवरव्यू दिया रहता है, स्पीच में आपका ओवरव्यू दिया रहता है स्टेट की जो भी आपकी इकोनॉमी होती है, जो भी आपकी की चैलेंजेस होते हैं, जो भी आपके पॉलिसी इनिशिएटिव्स होते हैं, इस तरीके की सारी चीजें आपके बजट स्पीच में थी। बेसिकली जब भी आप अगर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब फाइनेंस मिनिस्टर आती है तो फाइनेंस मिनिस्टर हर एक एक बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बजट की बताते हैं कि हाँ ये कंट्री की ये पॉलिसी है, ये हमारा फ्यूचर का प्लान है कि हम ये करने वाले हैं या ये हम इस तरीके से अगले 4 साल या अगले 1 साल में हम अपने कंट्री में ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें बताती हैं। जब वो अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन दे लेती हैं, उसके बाद देन स्टार्ट होता है आपका सेकंड पार्ट ऑफ द बजट, वो है कितना हमारे पास रेवेन्यू है, जिसमें वो बताती हैं कि पिछले बजट में जो चीज़ें एलोकेट की गई थी उससे हमें कितना रेवेन्यू हुआ है एंड इस अपकमिंग ईयर में हम क्या-क्या एक्सपेंडिचर्स करने वाले हैं, अपकमिंग ईयर में हम क्या-क्या एक्सपेंडिचर्स करने वाले हैं, चाहे वो हमारा हेल्थ हेल्थ पे हो, चाहे चाहे वो टैक्सेस से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, ठीक है? एजुकेशन पे हो, डिफेंस पे हो, एग्रीकल्चर पे हो हमारा, सोशल वेलफेयर पे हो, सोशल सिक्योरिटी पे हो, इन सब पे में से हमें कितना इनसे इनकम जनरेट हुई है और हम इनके ऊपर कितना खर्चा करने वाले हैं, उसकी पूरी डिटेल हमारी यहाँ पे दी जाती है। थर्ड पार्ट जो होता है आपके बजट का, थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। अब मैम ये क्या होता है? ये तो बड़ा ही अलग वर्ड है। फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग, जितनी आपके रेवेन्यू होता है माइनस जितना आपका एक्सपेंडिचर है, वो बताता है कि फिस्कल डेफिसिट कितना है आपको। यानी मान लीजिए आपको 10,000 का रेवेन्यू हुआ था और एक्सपेंडिचर आप 12,000 का करते तो 2,000 आपका क्या हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। यूजुअली यही होता है आपका पूरे बजट में। ठीक है, भी आप अगर देखो सारे बजट तो हमेशा बजट एलोकेशन ज्यादा कम होता है, लेकिन हाँ क्योंकि प्रैक्टिकली आप कितना खर्चा कर पा रहे हो, आप सिंपल आप देखो ना, आपकी भी तो रियल लाइफ में हो जाएगा ना, आपने कहीं घूमने का सपोज प्लान बनाया, आपने ट्रैवल करने के, आप एलोकेट करके गए कि हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, वहां जाने के बाद वो 1,05,000 1,10,000 हो ही जाता है, तो वो जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज अ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट आपको ना मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एंड इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा सॉरी गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना है, मतलब कि अगर ये आपका 2,000 हुआ या कितना मतलब कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया कितना आप खर्चा करें, ये आपका बताता है फिस्कल डेफिसिट के बारे में। सॉरी, सो फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है? कितना आपने रेवेन्यू किया, कितना आपने एक्सपेंडिचर किया। अगर कंपनी ने अगर कंट्री ने जो है 10,000 का रेवेन्यू जनरेट करके 12,000 का एक्सपेंडिचर किया, तो यार 2,000 कंट्री को कहीं से लाने भी तो पड़ेंगे ना। उसी तरह अगर गवर्नमेंट ने 12,000 इनकम जनरेट करके सिर्फ 8,000 का एक्सपेंडिचर किया, तो यानी आज की डेट में हमारे पास सरप्लस कितना हो रहा है? 4,000। ये फिस्कल डेफिसिट बताता है एंड ये आपको बताता है कि आपको रेवेन्यू का कितना डेफिसिट हुआ।
ठीक है? तो और ये डेफिसिट गवर्नमेंट जनरली कैसे पूरा करती है? ये डेफिसिट गवर्नमेंट पूरा करती है बोरोइंग से। तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है कि कंट्री के पास कितना पैसा था और कंट्री ने कितना पैसा जो है वो जनरेट किया है, कितना खर्चा किया है, फिस्कल डेफिसिट आपको उसकी डिटेल देता है, ठीक है? अगर कंट्री ने इनकम ज़्यादा रखी है और एक्सपेंडिचर कम किया है, देन इट्स अ फिस्कल डेफिसिट। और अगर इनकम ज़्यादा कम है, खर्चा ज़्यादा किया, इट्स अ रेवेन्यू डेफिसिट। आप अगेन आई एम कमिंग बैक टू द एग्जांपल जो मैंने कि अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो, आपने 1 लाख का बजट डिसाइड किया था, बट आप 1,10,000 खर्च करके आए, तो यार वो 10,000 आपके एक्स्ट्रा जो पॉकेट मनी थे उसी में से तो जा रहे हैं ना, आपने बोरो किया ना वो पैसा, दैट इज अ रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है? अगर आपने 1 लाख का बजट बना के गए थे, आप सिर्फ 60,000 रुपए खर्च करके वापस आ गए, तो 40,000 तो आपके लिए इनकम हुआ ना, ठीक है? तो आप खुद सोचिए, अगर कंट्री के पास रेवेन्यू ज्यादा है एंड खर्चे कम है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स आपके पास आएंगे ही आएंगे। आप मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिल आपकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो भी आएगी। तो फिस्कल डेफिसिट इस चीज में गवर्नमेंट को हेल्प करता है। नेक्स्ट जो डिटेल होती है आपके बजट में वो होती है टैक्सेशन की डिटेल। आई डोंट थिंक इसको समझाने की बिल्कुल भी जरूरत है कि सिंपल टैक्स रिजीम क्या होगा, जीएसटी, बिजनेस सेक्टर के लिए टैक्सेशन के प्रोविजंस क्या होंगे, जनरल सैलरीड लोगों के लिए टैक्सेशन के प्रोविजंस क्या होंगे, जो आपके अलग एंटिटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, एचयूएफ है, इनके लिए टैक्सेशन के प्रोविजंस क्या होंगे, कितना टैक्स हमारे पास रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है टैक्सेशन से, एंड कितना अभी हमें और क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज़ देखो टैक्स रिफॉर्म जो होता है ना, वो कहीं न कहीं उसका एम होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, उसको भी इंसेंटिवाइज़ करता है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए मार्केट में, कहीं न कहीं उसके लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो सो बेसिकली टैक्सेशन प्रोविजंस में आपकी ये सारी डिटेल्स दी रहती हैं। नेक्स्ट जो बजट का पार्ट बनता है वो आती है आपके पॉलिसी मेजर्स, यानी कि आपके अलग अलग तरीके की पॉलिसी यहाँ पे दी रहती है। गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की पॉलिसीज लेके आती है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, आपके इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने के लिए, क्लाइमेटिक चेंज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की पॉलिसीज लेके आती है, ठीक है? कुछ सेक्टोरियल चेंजेस भी गवर्नमेंट सेक्टोरियल एलोकेशंस भी गवर्नमेंट लेके आती है, जहाँ पे वो स्पेसिफिक सेक्टर्स को कुछ ना कुछ दे रही होती है। जैसे गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ सेक्टर को कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स दे रही होती है, एजुकेशन सेक्टर से कुछ अलग बेनिफिट दे रही होती है, डिफेंस सेक्टर को कुछ बेनिफिट दे रही होती है। तो आपका नेक्स्ट सेक्शन जो होता है बजट का, वो इसको इंक्लूड करता है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट करती है। इसके अलावा आपके बजट में पब्लिक डेट मैनेजमेंट होता है, यानी कि बजट में आपकी गवर्नमेंट की बोरिंग प्रोग्राम्स के बारे में दिया रहता है, अपने एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करने के लिए, कि अगर इन केस हमारा रेवेन्यू कम पड़ जाता है, तो कैसे हम अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करेंगे। उसके लिए कुछ ना कुछ जो है बोरिंग्स की डिटेल होती है, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल दोनों ही यहाँ पे होता है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपने बजट में बताती है कि ऑब्वियसली लोगों ने सुना ही होगा, जैसे अभी जो इंडियन यूनियन बजट 2026 का आया था उसमें सीएस सीएमए के लिए कॉर्पोरेट मित्रा जैसी चीजें लाई है। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी को क्यों ये लाई है, सो दैट जो एमएसएमई से उनको कहीं ना कहीं प्रोफेशंस को ज्यादा बेनिफिट मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कॉर्पोरेट मित्रा की स्कीम लॉन्च करने का डिसाइड किया। तो ये जो इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं, ये कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स का पार्ट बनते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट उन स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को इंक्लूड करती है जो कि पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। जब ये कॉर्पोरेट मित्र आएगा तो कहीं ना कहीं जो एमएसएमई से उनको तो हेल्प मिलेगी, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हेल्थ केयर एक्सेस का आपको वहाँ ऑप्शन मिलता है, एजुकेशन का ऑप्शन मिलता है, कुछ अपने आंगनबाड़ी जो फीमेल्स होती है उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लाती है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आती है। तो ये सारे आपका सोशल वेलफेयर का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट जो आपका बजट की डिटेल होती है वो होता है बजट इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे हम प्रॉपर अपने बजट को इम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने बजट को का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि हमारा बजट कितना था, कितना अभी आगे कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है? होपफुली इतनी चीजें आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं है, बस ये 9 पार्ट्स में आपका बजट डिसाइड होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बजट की स्पीच होती है, बजट स्पीच होती है। बजट स्पीच के बाद जो है हम लोग
रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, फिस्कल डेफिसिट कितना उसकी बात करते हैं, टैक्सेशन की बात करते हैं, पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लेके आ रही है उसकी बात करते हैं, सेक्टोरियल मेजर्स जो गवर्नमेंट एलोकेशन जो गवर्नमेंट कर रही है अलग अलग सेक्टर्स में, पब्लिक डेट फंड्स की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट क्या क्या लेके आ रही है एंड बजट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। सो ये 9 चीजों के ऊपर आपका पूरा पूरा बजट फोकस करता है। ठीक है। नाउ अच्छा, कभी आपने सोचा कि क्यों ये बजट लाने की जरूरत है? चलो हमने अभी तक इतना पढ़ा कि बजट क्या होता है, कौन प्रेजेंट करता है बजट की में क्या क्या चीज, वो तो हमने देख लिया। गवर्नमेंट बजट लाती ही क्यों है? गाइस अगेन, क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है बजट का? तो देखो अभी तक जितनी भी बातें हमने पढ़ी, अगेन वही की ऑब्जेक्टिव जो बजट का है वो है आपकी क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस इज द मेन रीजन कोई भी कंट्री बजट लेके आ रही होती है, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। और इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट अलग अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करती है अलग अलग सेक्टर्स पे, जैसे कि एग्रीकल्चर पे, फाइनेंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे। ठीक है, सो बजट का हम मेन एम क्या कह सकते हैं, हम एम कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लुएंस करना। These are the various millions of reasons why the budget is introduced in the society. ठीक है, सो हम obviously, और ये सब कुछ गवर्नमेंट जो कर रही होती है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी करती है जिससे कि वो इन्फ्लेशन को मैनेज कर पाए एंड फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस कर पाए। ठीक है। और इसके लिए इसीलिए गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरीके की स्कीम्स लेके आती है, अलग अलग तरीके के टैक्सेशन प्रोविजंस लेके आती है, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाती है। सो गवर्नमेंट वेरियस वर्क कर रही होती है बजट को लेके, वो उसको एफडीआई भी लाना होता है, उसको एक्सपोर्ट भी बढ़ाना होता है। ठीक है, और ये जो सारा इम्पैक्ट है ना, इसका जो सिग्निफिकेंस है ना बजट का, वो आपको एक चीज की भी बहुत दिखता है, आपको इसका सिग्निफिकेंट अपने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही अलग अलग स्टेक होल्डर्स के ऊपर भी दिखता है, जैसे बिजनेस सेक्टर्स के ऊपर दिखता है, इंडस्ट्रीज के ऊपर दिखता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं इन रेट चेंजेस की वजह से। जैसे अगर गवर्नमेंट बजट लाती है और उसमें जो सैलरीड वाले उनके लिए जो टैक्स होगा ना, उनके लिए जो टैक्स है, सपोज गवर्नमेंट आए और अभी जैसे 12 लाख की हमारी स्लैब रेट है, ठीक है, गवर्नमेंट आए इसको 18 लाख कर दे, और प्लस उनको बहुत सारे जो आपके एग्जेम्पशंस थे वो सब अलाउ कर दे पुराने वाले स्कीम के। देखिए किसको ज्यादा बेनिफिट होगा, सैलरीड वालों को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये इम्पोर्टेंस इसकी जो है ना, वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को लेके भी होती है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स बहुत इफेक्ट होता है अगर आपका अगेन टैक्स रेट में चेंज होता है। और रियल वर्ल्ड में अगर मैं आपको एग्जांपल देना है, तो आप कभी देखना कि जैसे ही बजट, और इसका इसका इम्पैक्ट पता कैसे चलेगा कि हम बजट तो आ गया, हमें कैसे पता चलेगा किसको कितना इम्पैक्ट पड़ा। तो कभी भी आप देखना, जब भी कोई इंडिया का बजट आता है ना, उसके बाद सबसे पहली जो चीज आपकी इफेक्ट होती है ना, या सबसे पहला जो चेंजेस आता है ना, वो आपका आता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट इज द platform that helps you telling that the budget is favorable for the common man or not, or favorable for the Indian economy or not। अभी जैसे 2026 का इस बार का जब बजट आया था, जिसपे गवर्नमेंट ने बहुत सारी चेंजेस किए एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग टू ब्रिंग few amendments in income tax, resultantly जो कि नहीं हुआ, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे टैक्सेशन इंक्रीज कर दिए जिसका इम्पैक्ट स्टेक होल्डर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा पड़ा, जैसे एलटीसीजी में कुछ उन्होंने चेंजेस कर दिए। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चेंजेस गवर्नमेंट ने किए जिसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपकी जो सेंसेक्स है ना, वो डाउन हो गई। आप लोग चेक करिएगा जाके, सेंसेक्स आपकी जो है कुछ 1700 या 1800 के पॉइंट्स पे कुछ मुझे याद है बंद हुई थी। तो इम्पैक्ट क्यों ऐसा पड़ा,
तो ये इम्पैक्ट भी कैसे पता चलता है? सपोज हेल्थ इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एलोकेशन किया जो कि हेल्थ इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं था। तो जो आप जब देखेंगे ना कि ये जो आपका इम्पैक्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से पड़ रहा है ना, वो जब आप अपने सेंसेक्स देखेंगे या आप जब वो जो है स्टॉक मार्केट पे जाके एक बार एनालिसिस करेंगे उसकी ना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे अब उसमें भी कैसे पर्टिकुलरली किस सेक्टर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा ना, वो देखने के लिए आपको स्टॉक मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो बहुत ही फेवरेबल हो जाती है, तो आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंडस्ट्रीज है, हेल्थ इंडस्ट्रीज के जो स्टॉक्स है वो हाई चले जा रहे हैं, बाकी इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स लो जा रहे हैं। ये बताते हैं कि पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री पे वो जो बजट एलोकेशन हुआ है वो फेवरेबल है या नहीं है। सो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि यूनियन बजट जो होता है आपका, ये एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट के लिए जहां पे वो अलग अलग तरीके की पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स को अनाउंस करती है। और अभी आप अगर रिसेंट ईयर्स में भी देखो ना, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स, ऐसे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आई है। और ये मैंने कहा ना, स्टॉक मार्केट में कैसे पता चल रहा है कि उस पर्टिकुलर स्कीम से गवर्नमेंट को हेल्प हो रही है या इकोनॉमी को हेल्प हो रही है। वो अगर गवर्नमेंट ने सपोज जीएसटी में चेंजेस किया, जीएसटी से रिलेटेड कुछ स्कीम लेके आए, तो आप देखोगे ना कि जो बहुत ज्यादा जो ऑब्वियसली जितनी भी इंडस्ट्रीज है उस तुरंत सब पे इम्पैक्ट पड़ना, जहां जहां पे एग्जाम्पशन है उनको छोड़ के बाकी जितनी इंडस्ट्रीज है ना, उस पे आपको स्टॉक के प्राइसेस फॉल या अप डाउन हो रहे हैं वो पता चल जाएगा। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ये जो स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है ना, ये बजट के थ्रू गवर्नमेंट को हेल्प मिलता है अलग अलग सेक्टर्स के लिए स्कीम लाने के लिए। जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए, जैसे गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया की स्कीम लेके आई, गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत लेके आई है, डिजिटल इंडिया की गवर्नमेंट आजकल स्कीम चलाई रही है, जैसे आपको पता है, जीएसटी गवर्नमेंट लेके आए। तो ये वो कुछ स्कीम्स हैं या ये वो सेक्टर्स हैं या ये वो रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी या सोसाइटी में लाए हैं, सोसाइटी में वो लेके आई है टू चेंज थिंग्स। देखो बजट के, ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीजें आप लोगों के लिए क्लियर है। एंड तो बजट का चैप्टर ना, अगेन आई एम सेइंग इट्स वेरी इजी चैप्टर। आप अगर यहाँ पे देखोगे भी ना, अपना सिलेबस भी देखोगे तो देखो इसमें कुछ भी नहीं दिया है। ये वही आपके की एस्पेक्ट्स दिए हैं, बजट के ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, क्यों बजट लाने की जरूरत है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दैट, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बजट, व्हिच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। इससे क्वेश्चंस काफी पूछ सकते हैं, तो प्लीज इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना। हम अगर कंपोनेंट्स ऑफ बजट्स की बात करें तो बजट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अभी तक हमने पढ़ा कि बजट में क्या क्या चीजें होती हैं। कंपोनेंट की बात करें तो एक तो आपका इसमें होता है रेवेन्यू बजट, क्योंकि इसमें होता है आपका बजट में कैपिटल बजट, और लास्ट इसमें आपका तीसरी जो चीज होती है वो होता है आपका फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। क्या होता है ये, इसको भी हम फटाफट से कवर अप कर लेते हैं। देखो, रेवेन्यू बजट के बारे में अगर हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग सारी चीजों को सुनो समझो ना, तो आपको बुक से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सारी चीजें ना यहीं पे समझ जाओगे, एंड देन एग्जाम में बहुत आराम से आप लिख सकते हो। सो कॉन्सेंट्रेट करके 15 मिनट के लिए ये पूरी यहाँ ये कंपोनेंट्स आप समझ लो, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। देखो रेवेन्यू बजट की अगर हम बात करते हैं, तो रेवेन्यू बजट में आपके रेवेन्यू रिसिट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसिट्स होती हैं, और ये रिसिट्स किसकी होती है, ये रिसिट्स आपकी गवर्नमेंट की होती है। यानी इसमें क्या चीज इंक्लूड होता है, टैक्स से आपको जो भी रेवेन्यू हो रहा है, एंड नॉन टैक्स यानी कि टैक्स के अलावा बाकी जो सेक्टर से उससे आपको जो रेवेन्यू हो रहा है, रेवेन्यू रिसिट्स में वो सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है। एंड दूसरी चीज रेवेन्यू बजट में होती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट में आपकी दो चीज होती है, एक रेवेन्यू रिसिट्स जिसमें आपकी गवर्नमेंट की इनफ्लो जो है अलग अलग सोर्सेस से वो होती है, एंड दूसरा
एक्सपेंडिचर जिसमें आप गवर्नमेंट कहाँ-कहाँ पे खर्चा करने वाली है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपको इनफ्लो हो रहा होता है एंड यहाँ पे आपकी डिटेल होती है कि गवर्नमेंट किस-किस एरिया में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या खर्च करेगी, यानी कि आउटफ्लो यानी कि एक्सपेंडिचर कितना करेगी वेरियस सेक्टर्स में। तो जो आपका बजट का रेवेन्यू बजट का पोर्शन होता है, उसमें सिंपल इतनी सी डिटेल होती है। बात करें अगर हम क्या होगा? अगर हम बात करें यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू आपको रिसिप्ट कहाँ-कहाँ से हो सकती है? आपको टैक्स रेवेन्यू हो सकता है, टैक्स रेवेन्यू हो सकता है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स होता है रेवेन्यू का गवर्नमेंट किसी भी इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जिसमें आपके डायरेक्ट टैक्सेस पे इंक्लूड होते हैं। वो गवर्नमेंट का बहुत आपको पता है अपनी कंट्री में ना हर एक चीज पे टैक्स जरूर लगता है। अपनी कंट्री में हर एक चीज पे टैक्स लगता है। कुछ भी आप खरीद लो, आपको टैक्स पे करना ही करना है। तो इसीलिए जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना, जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना, इंडियन गवर्नमेंट के लिए वो टैक्स, और टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इसमें सो डायरेक्ट टैक्स क्योंकि हम ऑब्वियसली गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं, कॉर्पोरेशंस डायरेक्टली पे करते हैं, इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशन डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आपका वाया वाया होके आती है। सो टैक्स रेवेन्यू कम से कम आप मान के चलो 60 to 70% कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू का। तो हम ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है। इसीलिए गवर्नमेंट अपने हर एक चीज पर टैक्स लगाती है, बिकॉज उसका जो मेजर रेवेन्यू पोर्शन है ना, वो टैक्स से ही आता है। ये हम मान के चल सकते हैं कि कम से कम 70% रेवेन्यू गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके मिलता है। अब टैक्स रेवेन्यू भी पर एक तरीके के नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर आप टाइप्स पढ़ो ना टैक्स रेवेन्यू के, तो वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे एक तो होता है गवर्नमेंट जो भी टैक्स लेवी करती है, जो भी इनकम अर्न कर रही होती है इंडिविजुअल्स या एंटिटीज, जो भी इनकम अर्न करती है, एक तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। दूसरा गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है आपके प्रॉफिट्स जो भी अर्न करती है कंपनीज। थर्ड कंजम्पशन टैक्स होता है, जो बेसिकली जीएसटी का पार्ट बनता है। टैक्स इम्पोज होता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। एम मीन्स इंपोर्ट, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा टैक्स लेवी होता है प्रोडक्शन के ऊपर या सेल के ऊपर। ये अलग अलग तरीके के टैक्सेस हैं जो इंडियन गवर्नमेंट लेवी करती है। ठीक है, अच्छा इसको ना याद करने का एक तरीका भी है, आप चाहो तो इसको एक निमोनिक के थ्रू आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ एक चीज के ऊपर टैक्स लगाती, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे भाई देखो, आप देखो ना, आप गुड्स कोई भी खरीद रहे हो, सर्विसेज कोई भी आप खरीद ले रहे हो, उस पर टैक्स पे करते हो, सैलरी पे तो टैक्स पे करते हो, अगर कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हो उस पर आप अलग से टैक्स पे कर रहे होते हो। आप अगर जो है कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो या आप सेल कर रहे हो कोई गुड्स की विद इन अ कंट्री, उसके ऊपर आप अलग से टैक्स पे कर रहे होते हो। अगर आपकी कंपनी, आप एक इंडिविजुअल हो, सिंपल आप ऐसे समझो, आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, और आप बिजनेस सेक्टर में हो, तो आप अपनी जो इनकम है उस पर तो टैक्स पे कर रहे हो। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी जो कंपनी है उसके प्रॉफिट पे भी आप टैक्स पे कर रहे होते हो। अब अगर आपको प्रोडक्शन कंपनी हो, तो आप जो सामान बना रहे हो उस पर भी आप टैक्स पे कर रहे हो, जो सामान खरीद रहे हो बेच रहे हो उस पर भी आप टैक्स पे कर रहे हो, जो अगर उसमें भी आप अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप उस पर भी टैक्स पे कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप सब चीजों पे टैक्स पे कर रहे हो। अगर हम इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि 70% जो टोटल रेवेन्यू है इंडिया का, वो आपका टैक्स से आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो रेवेन्यू पोर्शन है उसका 70% आपका
टैक्स से आता है, एंड नॉन टैक्स से आपका सिर्फ 30% का रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या क्या होते हैं? देखो, नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के जो अलग अलग और सेक्टर्स होते हैं जहां से आपको गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, जैसे जो भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट अर्न करती है लोन्स के ऊपर, जो सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही होती है उस पे जो इंटरेस्ट ले रही होती है, इन्वेस्टमेंट्स जो करती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, या कोई फीस पेनाल्टी गवर्नमेंट ने लगा दी वो उससे जो इनकम जनरेट कर रही है, गवर्नमेंट की ओनरशिप अगर है किसी पब्लिक सेक्टर पीएसयू उसमें, उससे जो गवर्नमेंट को डिविडेंड वगैरह मिल रहा है। ठीक है, तो ये वो अलग अलग सेक्टर्स है जहां से गवर्नमेंट क्या करती है, आपका रेवेन्यू जनरेट करती है। तो कितना आपको रेवेन्यू पोर्शन जो है गवर्नमेंट का, ये समझ में आ गया हुआ। दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी एक्सपेंडिचर भी करती है अलग अलग हेड्स के ऊपर, जैसे कि सैलरी, गवर्नमेंट अलग अलग हेड्स पे एक्सपेंडिचर भी करती है। जैसे गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है, गवर्नमेंट हेल्थ पे करती है, अगेन वेजेस वेजेस पे कर रही है, इंटरेस्ट जो पेमेंट कर रही है उस पे कर रही है, सब्सिडीज पे करती है, पेंशन्स पे करती है, ग्रांट्स पे करती है। ये सारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरीके के एक्सपेंडिचर आप अभी करोगे। एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो करंट नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं। ठीक है, एंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट कर रही होती है किसी फिक्स पे, जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड पे किया, दैट इज अ पार्ट ऑफ, कोई बिल्डिंग बनाई उस पे किया, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता है। ठीक है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट अलग से बजट एलोकेट करती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी आपके अलग अलग 3 तरीके की कैटेगरीज होती है। एक जैसे आपकी होती है प्लान एक्सपेंडिचर, जहाँ पे गवर्नमेंट पहले से प्लान करती है कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में इतना चीजें खर्च करेंगे। एक हो गया आपका नॉन प्लान, अगर अचानक से कोई ऐसा गवर्नमेंट के ऊपर चीज आ जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है डिफेंस के ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर, सब्सिडीज के ऊपर। डिफेंस एक्सपेंडिचर नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, सॉवरेनिटी को इंश्योर करता है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा एक्सपेंडिचर डिफेंस में आ गया, जैसे वॉर हो गई अचानक से, तो जितना एलोकेशन था उससे ज्यादा हो गया वहां पे। ठीक है, प्लान एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट अपनी अलग अलग वेरियस से उससे प्लान स्कीम्स बनाई होती है, प्रोग्राम्स बनाए होते हैं, उनके ऊपर एक्सपेंडिचर्स करती है। जैसे हाईवे को लेके कोई प्लानिंग की है, उस प्लान पॉलिसी बनाई है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंडर में आप गवर्नमेंट जो है वो, तो जब ये किसी प्लान या किसी स्कीम के अंडर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, दैट इज अ प्लान। जब किसी प्लान स्कीम या फिर किसी प्लानिंग के तहत या प्लान्स नहीं बना के किसी भी अदर सेक्टर में एक्सपेंडिचर करती है, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। उसमें आपके इमरजेंसी एक्सपेंडिचर्स भी आ जाते हैं, एंड अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, जैसे पेंशन दे रही है, ग्रांट्स दे रही है, लोन्स दे रही है, या कोई भी एक्सवाइजेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, वो रेवेन्यू। तो 3 तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, प्लान होते हैं, नॉन प्लान होते हैं, एंड अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अभी तक हमने इससे पहले जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू इनकम रिसिप्ट्स पढ़ी थी, रेवेन्यू इनकम होती है, नॉन रेवेन्यू रिमिट्स टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। 70% रेवेन्यू गवर्नमेंट को टैक्स से होता है, एंड 30% नॉन टैक्स रेवेन्यू से होता है। ये आपका रेवेन्यू बजट था। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू बजट इज नथिंग, जो रेगुलर वाले जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बनते हैं ना, दैट इज अ रेवेन्यू बजट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द कैपिटल बजट। कैपिटल बजट क्या होता है? देखो, नाम से पता चल रहा है और आप लोगों को पता भी होगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये वो, या कैपिटल बजट जो होगा, ये वो बजट से इंक्लूडेड होगा जो जहाँ पे फिक्स नेचर का, या जो लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं, अगर आपको डिफरेंस पता हो, बाइंग, अगर आप एक पेन खरीदने जा रहे हैं या आप एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, दोनों में आपको पेन खरीदने से रेवेन्यू बजट, आज पेन आपने खरीदा, उसको यूज किया, खराब हुआ, फेंक दिया। लैपटॉप से यानी जो लॉन्ग टर्म के लिए जब कोई बजट आपका एलोकेट होता है ना, दैट इज अ कैपिटल बजट। ठीक है, कैपिटल बजट के जो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके यूनियन बजट का, ये भी ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है अपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी,
इक्विपमेंट्स के ऊपर, जिससे, और ये कोई गवर्नमेंट ऐसे नहीं खर्च कर देती, ये वो एरियाज होती है, ये वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट को पता है कि उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट या ईल्ड उसको जनरेट होने वाली है, गवर्नमेंट को ये चीज इस बात अच्छे से पता है, तो गवर्नमेंट वहां पे जाके खर्च करती है। तो कैपिटल बजट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है आपकी कंट्री को, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है। अलग अलग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इसके लिए लेके आती है। अगर आप कंपोनेंट की बात करें तो देखो, कैपिटल बजट जो होता है आपका, ये अगेन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे भी नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जैसे हमने रेवेन्यू में पढ़ा था। एंड आपके अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं पीएसयूस होती हैं आपकी, ठीक है। जो आपके प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं, अगेन गवर्नमेंट जो प्लान से स्कीम के अंडर के अकॉर्डिंगली कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही होती है, दैट इज अ प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान जो किसी प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं कर रही होती, जिसमें आपके एक्सपेंडिचर से डिफेंस पे है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है, सब्सिडीज हैं, ये सारे आपके नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे अगर गवर्नमेंट कुछ भी करे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सी होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा का स्टेक होता है जिन कंपनीज में, ठीक है, उनमें कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, दैट इज अ पीएसयू, ठीक है। जैसे अच्छा, इंडिया में अगर हम पीएसयू की बात करें तो आपकी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन से, भेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेल है, स्टील अथॉरिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ऐसे बहुत सारी और भी पीएसयूज हैं इंडिया में, जिसमें जिसको ग्रोथ एंड प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर्स करती है। तो दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। होपफुली आप लोगों ने कैपिटल रिसिट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आपको समझ में आया। नहीं, कैपिटल रिसिट जहां पे आपको फंड रिसीव हो रहा है एंड जो कि लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा हो, ऐसे समझ लो। कैपिटल रिसिट्स वो रिसिट्स होती है जहां पे आपको फंड्स मिल रहे हैं, जहां पे कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है, जैसे कि अगर आपने लोन रेज किया, आपने एसेट्स को सेल किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां पे आप कोई एसेट्स को क्रिएट कर रहे हैं एंड आपकी लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट्स अगर आप कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है। इसके अलावा हमारा आता है फिस्कल डेफिसिट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड मोस्ट, ठीक है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है एंड इसके बाद आपका चैप्टर भी एंड हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पूरा चैप्टर आज से आज ही ओवर कर दूं। अगर आपको ये लग रहा होगा कि नहीं, ये चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था या वैसे तो नहीं है, बट स्टिल इफ यू थिंक दैट नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो आप है ना, आप इसको शॉर्ट में करके देखना। गॉड, ओके, आप इसको शॉर्ट में करके देखिएगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं इस पूरे चैप्टर का, वो है फिस्कल डेफिसिट। बिकॉज अगर आपको बजट समझना है ना, तो ये टर्म आपको अच्छे से आना चाहिए। ये बेसिकली होता क्या है, इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो 15 मिनट्स मैंने बोला था कि आपको रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट को समझाने में मैं 15 मिनट लूंगी, उससे ज्यादा मैंने नहीं लिया है। नेक्स्ट 15 मिनट पूरा पूरा आई एम गोइंग टू डिवोट फॉर फिस्कल डेफिसिट। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। ओके, बेसिकली फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये आपका गैप होता है बिटवीन गवर्नमेंट का जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है एंड गवर्नमेंट की जो भी टोटल रेवेन्यू है। क्या हो गया, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट। क्लियर, ठीक है। अगर इंडियन बजट के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, अगर हम इंडियन बजट के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देखें, इसका मतलब क्या हो गया, जितना मनी गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है, मनी गवर्नमेंट ने
स्पेंड किया है, जितना मनी गवर्नमेंट ने बोरो किया है फाइनेंस करने के लिए अपनी स्पेंडिंग्स, यानी अपने खर्चों को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो भी पैसा बोरो करती है, तो ये जो बोरो वो गवर्नमेंट कर रही है ना, ये फिस्कल डेफिसिट होता है। ये सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट याद है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस होता है, एंड गवर्नमेंट जितना भी बोरो कर रही है अपने रेवेन्यूज को, अपने खर्चों को फाइनेंस करने के लिए। दो तरीके के फिस्कल डेफिसिट होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, एंड एक होता है आपका इंटरेस्ट ऑन पास्ट डेट। अब देखो समझो सारी चीजों को। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है बेसिकली, गवर्नमेंट की जो भी रेवेन्यू होती है टैक्सेस से, नॉन टैक्सेस से हो रही हो, एंड गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सक्लूडिंग जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हो डेट्स वगैरह पे, उसको छोड़ दें, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज अ प्राइमरी डेफिसिट। यानी सिंपल हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट में से जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हम करते हैं डेट पे वो माइनस कर दे, तो हमारा क्या आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट। और ये कंपोनेंट हमें बताता क्या है, ये बताता है कि गवर्नमेंट की एबिलिटी अपने एक्सपेंसेस को फाइनेंस करने की अपने रेवेन्यू से, यानी गवर्नमेंट कितना अपने खर्चों को अपनी रेवेन्यू से फाइनेंस किस हद तक कर सकते, इसीलिए उसमें से बोरिंग हटा देते हैं। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट की कितनी एबिलिटी है कि उसका जो रेवेन्यू उसमें से अपने खर्चों को निकालने का, दैट इज अ प्राइमरी डेफिसिट, और इसमें से हम बोरिंग हटा देते हैं। दूसरा होता है आपका कितना इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे कर रही है ऑन डेट। सिंपल ये कंपोनेंट आपका बर्डन बताता है, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बताता है कि उसके ऊपर कितना बर्डन है इंटरेस्ट पेमेंट का, जो कंट्री की फ्यूचर बोरिंग को बहुत इम्पैक्ट कर रहा होता है। अगर हमने फॉरेन कंट्री से कुछ बोरिंग्स लिए, इंडियन कंट्रीज में कुछ अपनी ही कंट्री में कुछ बोरिंग किए, तो कितना हम इंटरेस्ट पे करें। नेक्स्ट वी हैव रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट, यानी हमारा खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है टैक्सेस से, नॉन टैक्सेस से, एंड उसके एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस होता है दैट इज अ रेवेन्यू डेफिसिट। कि गवर्नमेंट की इनेबिलिटी अपने फाइनेंसेस को पे करने के लिए अपने रेगुलर एक्सपेंसेस में से, अपने रेगुलर रेवेन्यू में से। तो फिस्कल डेफिसिट जब हमारे पास इनकम ज्यादा है खर्चा कम है, रेवेन्यू जब खर्चा ज्यादा है इनकम कम है, तो रेवेन्यू डेफिसिट आपका जो है वो गवर्नमेंट की इनेबिलिटी को शो करता है, एंड फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट की एबिलिटी को शो करता है। एंड एक इसमें और चीज है, वो है कैपिटल एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपकी गवर्नमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को लेके, वो आपका कैपिटल एक्सपेंस के बारे में बताता है, जो कि गवर्नमेंट की एबिलिटी को बताता है कि वो कितनी एबल है अपने खर्चों को करने के लिए। अलग अलग कंपोनेंट्स भी होते हैं फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट हमें क्या, अच्छा फिस्कल डेफिसिट से हमें क्या पता चलता है, फिस्कल डेफिसिट बताता है पहली बात क्या, गवर्नमेंट की बोरोइंग कितनी है टोटल, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंड कितना कर रही है, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट क्या है अगर डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय प्रिंटिंग मनी, कंट्री की फिस्कल हेल्थ कैसी है, रिस्क कितना है क्रेडिट रेटिंग्स के ऊपर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है, ये फिस्कल डेफिसिट आपकी इंफॉर्मेशन देती है कि गवर्नमेंट की बोरिंग्स की
टोटल बोरिंग कितनी है, गवर्नमेंट स्पेंड कितना कर रही है, गवर्नमेंट की फिजिकल हेल्थ एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है, रिस्क कितना है क्रेडिट रेटिंग को लेके, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को लेके। अगर डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है कंट्री में, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसा है, क्रेडिट रेटिंग कैसी होगी हमारी, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है फिजिकल डेफिसिट। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो अभी भी, तो प्लीज आप मेंशन करो उसको। आई ट्राई टू सॉल्व इट और उसको और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। एंड विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 3 आज एंड होता है, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। Stay tuned and hope to continue the sessions tomorrow. Okay, bye bye.